Hello guys, welcome to our channel UPSC Next. This side Vinita Raikar. So here I am with the Indian polity lecture. So today what we will study sources of the Indian Constitution. ठीक है, इसके पहले हमने फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, उसके पहले हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, और उसके पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है एक्ट्स, वो भी हमने पढ़ लिए. You can go and see that video on our channel, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये वीडियोस देखने से पहले आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिए, तो आपका एक बेस बनेगा और आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, राइट. और जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखिए अब पहले हम एक बेस समझते हैं. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड है या फिर बैकबोन है. ठीक है, बैकग्राउंड बोलेंगे तो उसके बेसिस पे ही हमारी सब चीज़ हो रही है, और बैकबोन मतलब एक रीढ़ की हड्डी की तरह है वो. उसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसी के बेसिस पे हमारी कंट्री चल रही है. तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको बैकबोन बोला जाता है. ठीक है, ये जो था फ्रेम हो गया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था. तो इसको हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं. बट इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो भी एक्ट्स आर्टिकल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे. कुछ कुछ जो भी थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे, और बाकी जो पूरी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ था दैट वाज ऑन 26 जैन 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे बनाते हैं. ठीक है, तो अगर ये बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था, तो वो होगा 26 नवंबर 1949. तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन सिर्फ पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. पूरी तरह कब इम्प्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 1915 को. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे दो फैक्ट आप जान लीजिए. ठीक है, तब हम आगे देखते हैं हमारे सोर्सेस. तो देखिए हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो ली गई हैं. हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स थे वो कम से कम 60 कंट्रीज विज़िट कर चुके हैं. मोर देन 60 लैक्स, इससे ज़्यादा उनने जो है स्पेंड किया था वो टाइम पे पूरे कंट्रीज़ को विज़िट करने के लिए. तो वो ऐसे ही एवे तफरी करने नहीं गए थे, वो वहाँ पे देखने गए थे कि वो कंट्री में क्या ऐसी इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हम हमारे कंट्री में ले सकते हैं, या फिर वो एक स्टडी करने गए थे प्रैक्टिकली कि हमें पता चले कि हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको कि जो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो था यूएसए का. ठीक है, तो यूएसए का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना है. यूके का अपना कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनका वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन है. और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो अब सबसे पहला जो सोर्स हम पढ़ेंगे दैट वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका पूरा बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट बोला जाए तो इसी को ही आधार लेकर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. तो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ब्रिटिश द्वारा पास किया गया था, और ये तब का सबसे बड़ा एक्ट पास हुआ था. 321 अराउंड कुछ इसके सेक्शन थे, और ये तब का सबसे बड़ा एक्ट पास किया था. तो हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा बेस जो आप बोलोगे ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिटिश का लोगो लगा हुआ है, तो ये उनने पास किया था. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आधार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. दूसरी कंट्री से भी लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये हमारा मेन आधार है. तो देखते हैं हम यहाँ से हमने क्या क्या लिया है. देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम इट द फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरल स्कीम क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बट अभी भी मैं आपको बताती हूँ. दो टाइप के सिस्टम होते हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, राइट. फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे स्टेट का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंटर ही जो होता है वो हेड होता है. तो हमारे जो इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे दोनों का मिक्स है, फेडरलिज्म भी है
और यूनिटरी सिस्टम भी है। जैसे कि स्टेट्स के अपने भी राइट्स हैं, अपनी भी पॉलिसीज़ बनाने की क्षमता है, और यूनियन की तो है ही, लेकिन स्टेट्स का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो ये स्ट्रक्चर है फेडरल की, स्टेट का अपनी पॉलिसीज़ बनाने का हक होगा, अपनी सरकार होगी, ये सब भी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ गवर्नर। जब ब्रिटिशर्स थे तो उनने हमारे यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, तब प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, तो प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते थे। तो अभी भी हमारे स्टेट्स में जो है गवर्नर होते हैं, तो वो कंसेप्ट जो है हमने कायम रखा है, और ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टेकन फ्रॉम दिस इज द सिस्टम ऑफ जुडिशरी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वाली जो चीज़ है ना, तो जुडिशरी जो भी हमारा फॉर्म है, जो भी जुडिशरी स्ट्रक्चर है हमारा, दैट वी हैड टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससीज, ये जो भी है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ब्रिटिशर्स जब आए थे ना यहाँ पे आके, उन्होंने दो चीज़ अच्छी करी है। सबसे पहला तो रेलवे, और सेकंड जो उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ करी थी और जो कि अच्छी चीज़ करी थी, वो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ सिविल सर्वेंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हम आगे सिविल सर्वेंट बनेंगे, हम कंट्री चलाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, जो कि कुछ कुछ चीज़ें ली है, लेकिन मेजर जो इमरजेंसी प्रोविज़न है हमने दूसरी कंट्री से लिया है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमारे लिए ये सोर्सेज जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्री में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं सोर्सेज के ऊपर। और जैसे जो भी स्टेट पीएससी है, वहाँ पे 3 मार्कर और 6 मार्कर के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लाइटली नहीं लेंगे। इसलिए मैंने सिंपल वे में यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको पता चल जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ ली है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यूएसए से ली है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। ये जो है मैग्ना कार्टा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। ये हमारे पार्ट 3 में आता है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमने यूएसए से ली है। यूएसए के पास भी फंडामेंटल राइट्स है, जिसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है। उसको हमने फंडामेंटल राइट्स करके मेंशन किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, तो ये यूएसए से लिए है। सेकेंड, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने भी आपको बताया, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट का अपना है, लेकिन वो सेंटर के साथ मिलके करता है, अपना खुद नहीं कर सकता। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जैसे यूएसए है ना, उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट और पीएम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे इम्पीचमेंट मतलब निकालना, बर्खास्त करना। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे निकालना है, कैसे बर्खास्त करना है, वो प्रोसीजर जो है हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनका जो है प्रेसिडेंट ही इम्पॉर्टेंट है, तो उनका जो प्रोसेस है हमने यहाँ से लिया गया है। फिर प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। आपको पता होगा कि हमारा जो कंट्री है, हमारा भारत है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो भले ही एक हेड नहीं है कोई चीज़ का, पीएम है उसका। पीएम जो होते हैं हमारे यहाँ पे मेन डेमोक्रेसी का हैंडल करते हैं, हमारी कंट्री का हैंडल करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हमारे डिफेंस का हेड होता है। डिफेंस के कोई भी डिसीजन हो वो ही लेंगे, डिफेंस के सुप्रीम हेड होते हैं ये तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो भी कमांड देंगे वो प्रेसिडेंट देंगे, इनसे पूछ के दिया जाएगा। तो इसलिए ये वाला कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। फिर नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेट पावर अमॉन्ग द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग जो भी हमारे ब्रांचेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सबको एक अपने अपने पावर दिए गए हैं।
तो वो 3 ब्रांचेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पावर भी हमने यूएसए से लिया है। एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, इनके ऊपर सरकार का या फिर किसी और का कोई भी प्रेशर या पावर नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हमने यूएसए से ली है। फिर नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। देखो जो भी हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनको रिमूव करने का भी एक प्रोसीजर जो है हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। फिर नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ पे अगर हमें नहीं समझ आ रहा है कोई भी केस या फिर वहाँ का हमें चैलेंज करना है, अपील करनी है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है उसको अगर हमें चैलेंज करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं कि जो भी उनने जुडिशली जो भी जजमेंट दिया है उसको हम हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या फिर रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये वाले चीज़ भी जो हमने यूएसए से लिया है, तो यूएसए वाले जो चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट कंट्री इज़ यूनाइटेड किंगडम। देखो यूनाइटेड किंगडम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनने हमारे यहाँ पे 200 साल राज्य किया है, राइट। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे कॉमन है। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनने हमारे यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर अब हम एक तरीके से अगर चेंजेस लाएंगे, हम ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं, तो अगर हम नए चेंजेस लाएंगे तो लोगों को यहाँ पे अडॉप्ट करना समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो टाइम पे इतनी क्षमता नहीं थी कि हम समझा सके लोगों को, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ फेज से निकल रहे थे और दूसरे फेज में एंटर कर रहे थे, इसलिए हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेम ही है बहुत यूके से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से ली है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब हम जो है वोट देते हैं और हमारे बेसिस पे ही जो भी हेड होता है, सीएम होता है, पीएम होता है, वो अपॉइंट होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है। जैसे कि अभी करंट इलेक्शन में जो बिडेन था वो इंडिविजुअल था, तो उनके बेसिस पे हमने इलेक्शन लड़ा है, उनको देख के लोगों ने वहाँ पे वोट दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो तो आपकी सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप ही मिलेगी, कोई और कंट्री की नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं और कोई दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप लेते हो तो यहाँ की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल करती जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है द रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट सजेस्ट दैट द स्टेट इज गवर्न नॉट बाय इट्स रूलर नॉट नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल बट बाय द रूल। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, जिनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं या इलेक्ट कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो लॉ है वो जो है रूल है वो सुप्रीम होगा। तो ये चीज़ हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। फिर रिट्स वाली जो चीज़ है जो कि हमारा आर्टिकल 32 में आता है फंडामेंटल राइट्स के, कि हमें रेमेडीज प्रोवाइड करता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ये हमें अधिकार देता है कि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैसे जस्टिसेबल कर सकें। तो इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्पीकर एंड इट्स रूल। जैसे लोकसभा में जो है हमारे स्पीकर रहते हैं, सभी करंट में ओम बिरला है, इसके पहले सुमित्रा महाजन थी। तो स्पीकर जो है उस वो कैसे अपॉइंट होगा, उनके क्या रूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये भी हमने कंसेप्ट यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब पार्लियामेंट में है, हम लॉ कैसे बनाएंगे कि बिल आता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको कंसेंट देते हैं, फिर जाके वो एक्ट बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमने यूनाइटेड किंगडम से ली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम कनाडा, कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है। ठीक है। सबसे पहला तो फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे स्टेट के अपने लॉ है, सेंटर के अपने लॉ है, तो फेडरल सिस्टम्स की कुछ चीज़ें ली गई हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर है,
स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बना सकती है, अपनी स्कीम्स बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है। तो ये चीज़ जो है हमने कनाडा से ली है कि स्टेट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, उनके अपने पावर्स है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अपने पावर्स है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। एक डिस्क्राइब किया गया है कि आपके ये पावर्स है, आपके ये पावर्स है, तो ये हमने कनाडा से लिए हैं। फिर नेक्स्ट इज रेसिडुअल पावर रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट होती है, फेडरल लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है। तो ये जो 3 लिस्ट होती है ना, तो इसमें डिफाइन किया होता है कि स्टेट के कौन से अपने पावर्स होगी। कंकरेंट लिस्ट होती है, उसके अंदर भी सारे पावर्स दिए होते हैं। रेसिडुअल जो होता है, जो कि तीनों लिस्ट में नहीं मेंशन की गई होती है, उसको रेसिडुअल पावर बोला जाता है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि जो रेसिडुअल पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सॉरी अगर आपको वॉइस का कुछ इशू आ रहा होगा, तो बाहर थोड़ी वॉइस हो रही है, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज दी, तो ये चीज़ है कि रेसिडुअल पावर मतलब जो बची कुची पावर है, रेसिडुअल मतलब बची कुची, तो रेसिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि गवर्नर बनाने का जो हमारा अधिकार था वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करेगी। ये चीज़ हमने कनाडा से ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उनके उनके पास जो होते हैं 30+ जो होते हैं अदर जजेस होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है कि एडवाइजरी फॉर्म ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एडवाइस करने के लिए कोई होना चाहिए, तो ये कनाडा से लिया है। नेक्स्ट इज जापान। देखो जापान से हमने एक ही चीज़ ली है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये पता है पिछले साल के MPPSC में ये क्वेश्चन आया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये कंसेप्ट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स परसुइंग द राइट प्रोसीजर एज ऑथोराइज्ड बाय द कंसर्न बॉडी और लेजिस्लेचर। मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें ऑथोराइज करना है, हमें फॉलो करना है। कोई भी इंडिविजुअल उसको डिनाई नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। जापान से एक ही चीज़ ली गई है हमने। फिर नेक्स्ट इज आयरलैंड। देखिए हम दोनों का झंडा एक जैसा लगता है थोड़ा, बट एक जैसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना हमें, इनका अलग है, हमारे यहाँ पे अशोक चक्र और ये सब है, वो अलग टॉपिक है। तो हम आयरलैंड से देखते हैं। देखो आयरलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दी है हमें, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे नाम से आपको समझ आ रहा हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्ट करना स्टेट को। यहाँ पे स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट नहीं होता है, स्टेट मतलब यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज कमीशंस भी हो गए, सेंटर भी हो गया, तो हमारा स्टेट है वो भी हो गया, तो स्टेट को डायरेक्ट करना कोई भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। इसके अंदर लिस्ट दी गई है अलग अलग चीज़ों की, तो उनको डायरेक्ट करता है। जैसे इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ली है पंचायती राज। ये इसमें दिया था कि पंचायती राज सिस्टम एक होना चाहिए, तो इसके देख के हमने पंचायती राज सिस्टम बनाई। फिर एडुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन सबको मिलना चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ से ली। तो ये डायरेक्ट करता है, इसको देख के हम जो भी पॉलिसीज़ है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आयरलैंड में। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा में जो भी लोग नॉमिनेट होते हैं उनका प्रोसीजर हमने यहाँ से लिया है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जैसे प्रेसिडेंट का पोस्ट जो भी है वो हमने यूके से लिया है, राइट, लेकिन इसका इलेक्शन जो भी है मेथड जो है वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आयरलैंड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है। जैसे USA का फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं कहाँ से लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज़
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का झंडा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। देखो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड के जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉस है, तो हमें कंट्री के अंदर ट्रेड करने का क्या प्रोविज़न होना चाहिए, कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी मेजरली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे इतना मेजर उनको कुछ मिलता नहीं, एग्रीकल्चर उनके एडवांस है, लेकिन बहुत सारी जो भी मेजर चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट ही करते हैं। तो उनका ट्रेड पॉलिसी बहुत अच्छा है, तो हमने वहाँ से ट्रेड पॉलिसी ली हुई है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स होते हैं, उनने बहुत सोच समझ के चीज़ें ली गई है। जहाँ जो कंट्री की बहुत ही अच्छी और अच्छी बोल सकते हैं सिस्टमैटिक सिस्टम जो था, या फिर सिस्टमैटिक कॉन्स्टिट्यूशनल का जो पार्ट था वो हमने लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इज कनकरेंट लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग लिस्ट थी और एक रेसिडुअल लिस्ट थी। फिर उसमें से जो तीसरी लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। इसमें मिक्स होता है, सेंटर की भी चीज़ें होती है, स्टेट की भी चीज़ें होती है। तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जब पहला सत्र स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट एक सेशन लेता है जहाँ पे जॉइंट सिटिंग होती है, और ऐसे बहुत सारा एक टाइम आते हैं जहाँ पे जॉइंट सिटिंग करनी पड़ती है, दोनों हाउसेस एक साथ बैठते हैं। तो ये आर्टिकल 108 में आता है, ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न दिया गया है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है जॉइंट सिटिंग। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सिविल सर्विसेज में। हम जो भी पीएससी की एग्ज़ाम्स होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सिटिंग याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देखिए यहाँ पे इसका प्यारा सा झंडा। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने ली है यहाँ से वो है अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट अगर होता नहीं ना तो हम कोई भी चीज़ अमेंड नहीं कर पाते, और अभी हम इतने एडवांस नहीं बन पाते। हम समय के साथ नई चीज़ ऐड करते जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको निकालते रहते हैं। वो क्यों होता है, बस सिर्फ ये अमेंडमेंट के कंसेप्ट की वजह से, जो कि आर्टिकल 368 में आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो हम इतने एडवांस ही नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर के अलग इलेक्शंस होते हैं, तो वो चीज़ भी हमने साउथ अफ्रीका से ली है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है। अनदर कंट्री इज़ जर्मनी। यूरोप की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जर्मनी। यहाँ से हमने क्या ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी तीन टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है डिटेल में, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, वॉर आ गया, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, या कुछ हो गया, वो टाइम पे हम ज़रूरी नहीं है कि आपको कंट्री ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे राइट्स प्रोवाइड कर सके। तो उसको सस्पेंड करना कैसे है, क्या है, वो चीज़ हमने जर्मनी से अडॉप्ट की है। जैसे कुछ कुछ जो है हमें अधिकार मिलते हैं वो नहीं जाते हैं। दो है, जब हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। दो ऐसे आर्टिकल है जो कि नहीं हटते 2021, जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते कोई भी स्थिति में, लेकिन बाकी सब जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने जर्मनी से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट जो है यूएसएसआर, ये सोवियत यूनियन है। देखो जब ये रशिया नहीं बना था, उसके पहले जो बहुत सारे यूनियन था कम्युनिस्ट उनका, तो उनका झंडा ऐसा होता था यूएसएसआर का। तो उससे हमने ये चीज़ लिया, और अभी करंटली जो रशिया है उसका ये झंडा है। तो अब रशिया हो गया वो, यूएसएसआर जो है वो स्प्लिट हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, दूसरी दूसरी कंट्रीज अलग हो गई है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तब वो यूएसएसआर था, इसलिए यूएसएसआर से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ ली है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पार्ट 4 में आता है 50 को फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा
क्या ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे एनिमल्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो इसलिए तो ये पार्ट 4A में आता है। पार्ट 4A ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने यूएसएसआर से ली है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज़ हमने लिया है, आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमने सोशल वर्ड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल में हमने मेंशन किया है वो हमने यूएसएसआर से लिया था। फिर नेक्स्ट फ्रांस जो है बहुत ही स्वीट सिंपल कंट्री है, बहुत ही हेरिटेज में बोला जाए तो एडवांस है। तो इनसे हमने रिपब्लिक एन आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, यहाँ पे ही सबसे पहले जो है एजुकेशन और आइडियोलॉजी रेनेसेंस का ग्रोथ हुआ था। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो यहाँ के जो थिंकर्स थे, यहाँ के जो लोग थे, उनने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ दी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि हमें हर चीज़ का लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ का जो कंसेप्ट है वो हमने फ्रांस से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा सोर्सेस कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कौन सी कंट्रीज से हमने क्या लिया है। जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था, यूएसए का देखा है, इंग्लैंड का ये इंग्लैंड का है, ये यूएसए का है, ये कनाडा का है। तो अलग अलग कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, आयरलैंड हो गया, इन सब से हमने क्या क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करके, सब जगह से कुछ कुछ चीज़ इकट्ठा करके एक हमारा प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा और एक बोला जाएगा सबको इक्वल अधिकार देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द video, please like, share and subscribe to our channel, and please share this video to the other aspirants who are preparing for the civil services exams. And if you have any suggestions related to our videos, you can DM us on Instagram. We also have our Instagram page, that is UPSC Next, where we put our daily updates of current affairs and another important static parts. So you can follow us there, and even we have a Facebook page for the same. So please go and follow to our page and also subscribe to our channel. So we are ending the session here. Thank you. Have a great day.